हाँ जी बच्चों। बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बच्चों इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर और दूसरा है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो आज हम सिर्फ फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। आज जो मैं टॉपिक आपको शुरू करवाने जा रहा हूं दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। बच्चों जैसे कि आपको याद हो इंट्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था, रिबेट मिली थी एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को, एक हमने रेट पढ़ा था नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का। तो उस समय तो हमने कह दिया जो इंडिया में रहता है वो रेजिडेंट है, जो इंडिया में नहीं रहता वो नॉन रेजिडेंट है। मगर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निकालने की कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको फुलफिल करके, कंडीशन को फुलफिल करके हम बता सकते हैं कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो उसके बारे में हम डिस्कस आज करेंगे। ठीक है बच्चों। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि रेजिडेंट के स्टेटस क्या है, देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ये रूल्स लिखेंगे, हम समझेंगे, उसके बाद हम पर्सन टू पर्सन स्टार्ट करेंगे। जैसे हम पहले इंडिविजुअल का निकालेंगे, राइट, फिर हम एचयूएफ का निकालेंगे, फिर फर्म, एओपी, कंपनी, बीओआई, सबका हम निकालेंगे। पहला रूल बच्चों, आरएस जहां भी मैं लिख रहा हूं वो रेजिडेंशियल स्टेटस है। रेजिडेंशियल स्टेटस हैज नो रिलेशन विद द सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन। बच्चों पहला पॉइंट कह रहा है जनरली अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो उसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे नहीं है? बच्चों ये सिर्फ इनकम टैक्स की बात हो रही है। हो सकता है कि आप भारत के सिटीजन हो। सिटीजन का मतलब होता है या तो आप भारत में पैदा हुए या आपके पास भारत का पासपोर्ट है। आप जिस कंट्री में पैदा हुए या जिस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास है आप वहां के सिटीजन है। तो कह रहे हैं आप सिटीजन एक कंट्री के हो सकते हो मगर इनकम टैक्स के लिए आप रेजिडेंट दूसरी कंट्री के भी हो सकते हो। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, सॉरी इंडिया का सिटीजन हूं, और हो सकता है कि मैं अमेरिका का रेजिडेंट हूं और इंडिया में नॉन रेजिडेंट हूं। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। पहला। सेकंड, रेजिडेंशियल स्टेटस नीड्स टू बी कंप्यूटेड फॉर ईच previous year separately. Each previous year separately. बच्चों आदमी का स्टेटस हर प्रीवियस ईयर में बदल जाता है। अगर कोई पर्सन 18-19 में रेजिडेंट है तो इसका मतलब वो 19-20 में रेजिडेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो एक साल रेजिडेंट हो, अगले साल नॉन रेजिडेंट हो, अगले साल फिर नॉन रेजिडेंट हो, फिर रेजिडेंट हो जाए। हर प्रीवियस ईयर के लिए, अब प्रीवियस ईयर तो आप समझते हैं, हर प्रीवियस ईयर के लिए स्टेटस सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड, ए पर्सन मे बी रेजिडेंट in more than one country. A person may be resident in more than one country at a single point of time. अब बात समझिए, कह रहे हो सकता है एक व्यक्ति एक ही समय पर एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट हो। बच्चों जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जनरली इंडिया में ना रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपका 1 ईयर में 182 डेज,
इंडिया में रहना जरूरी है। ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। 365 का आधा 182.5। मान लीजिए आप 182 डेज इंडिया में रहे और आप 183 डेज ऑस्ट्रेलिया में रहे, तो दोनों ही डेज में, दोनों ही कंट्री में आप 182 डेज रहे, तो आप इंडिया के भी रेजिडेंट हो गए और ऑस्ट्रेलिया के भी रेजिडेंट हो गए। तो मतलब वहां भी टैक्सेबल और वहां भी टैक्सेबल। बात समझिए, हो सकता है एक ही समय पर आप एक से ज्यादा कंट्री के रेजिडेंट हो। जब आप रूल्स पढ़ लेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी ये बात क्लियर होगी। एंड द लास्ट रूल, फोर्थ रूल, इफ ए पर्सन has become resident in respect of one income, then he shall be resident in respect of all other income during the same previous year। अब बात समझिए, मान लीजिए मिस्टर राम का आप 19-20 देख रहे थे, मिस्टर राम की इनकम हुई सैलरी की, आपने 19-20 का स्टेटस निकाला उनका रेजिडेंशियल, तो वो रेजिडेंट बन गए। अब उनकी इनकम हुई मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी की या कैपिटल गेन की, तो आपको बार बार नहीं निकालना, हर साल का सेपरेट निकालना है, हर इनकम का सेपरेट ही निकालना। अगर वो 19-20 में रेजिडेंट बन गया है एक इनकम के लिए, तो वो सभी इनकम के लिए रेजिडेंट है। हाँ, 20-21 में दोबारा निकालेंगे। बात समझिए, ईयर वाइज स्टेटस निकालना है, इनकम वाइज स्टेटस नहीं निकालना। एक आदमी एक साल में जब रेजिडेंट बन गया तो वो हर एक इनकम के लिए बन गया, बार बार निकालना नहीं है। जब प्रीवियस ईयर चेंज होगा, अगला प्रीवियस ईयर आएगा, तब हम दोबारा निकालेंगे, और तब भी एक बार निकालेंगे। अगर आप एक इनकम के लिए रेजिडेंट हो तो आप सभी इनकम के लिए रेजिडेंट हो। सिंपली क्लियर बच्चों? तो ये 4 बेसिक फंडामेंटल रूल्स पढ़ेगा। सिटीजनशिप का कोई लेना देना नहीं है, हर प्रीवियस ईयर के लिए आप अलग से रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे, मगर हर इनकम के लिए अलग से नहीं निकालेंगे। एंड फोर्थ, हो सकता है एक व्यक्ति एक समय पर एक से ज्यादा कंट्रीज का रेजिडेंट हो। ठीक है बच्चों? चलिए अब बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस कितनी तरह के होते हैं। बच्चों, कोई भी पर्सन हो, रेजिडेंशियल स्टेटस 2 तरह के होते हैं। पहला रेजिडेंट, दूसरा नॉन रेजिडेंट। या तो आप रेजिडेंट हो या आप नॉन रेजिडेंट हो, मगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, बच्चों ये तो ऑल पर्सन के केस में हो गया पहले वाला पॉइंट। अब मैं आपको बता रहा हूं, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में रेजिडेंट के भी 2 पार्ट होते हैं, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, शॉर्ट में बोल दो ROR। अभी समझ नहीं आएगा, नोट कीजिए, अभी नहीं समझाएगा, जब मैं बताऊंगा तब आएगा। सेकंड, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, RNOR। मतलब वैसे 2 होते हैं, एक होता है R, एक होता है NR, राइट? मगर इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में 2 एक्स्ट्रा होते हैं, R के भी आगे 2 पार्ट होते हैं, ROR और RNOR। सिंपल। ये अभी हम निकालेंगे, हर एक की कुछ कंडीशंस हैं, वो पढ़ेंगे, तब जाके हमें क्लियर होगा कि कैसे कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी कीजिए। तो प्रैक्टिकली हर एक के 2 हैं, मगर इंडिविजुअल एचयूएफ में 2 के भी आगे 2 और हैं। तो चलिए बच्चों, अब निकालना सिखाते हैं आपको। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, सबसे पहला पर्सन कौन सा होता है? इंडिविजुअल। तो लिखिए
कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, कंप्यूटेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। बच्चों अभी बताया मैंने, या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, या तो इंडिविजुअल रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। मैं लिखवाऊंगा, पहले मैं चार्ट की हेल्प से आपको समझा दूं। बच्चों बेसिक कंडीशन दी गई है आपको दो, देयर आर टू बेसिक कंडीशन। हमने इंडिविजुअल का स्टेटस चेक करते समय इन बेसिक कंडीशन को चेक करना है। अगर इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन, बच्चों दोनों बेसिक में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अगर इंडिविजुअल सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट है। अगर वो एक भी नहीं करता, डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ बेसिक कंडीशंस, तो वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। यानी कि हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए इंडिविजुअल्स के ऊपर दो बेसिक कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। अभी वो कंडीशन क्या है 2 मिनट बाद में बताऊंगा, अभी आप समझिए। देयर आर टू बेसिक कंडीशंस। अगर आपने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आप रेजिडेंट हैं, और अगर आपने एक भी नहीं की यानी कि जीरो, डजंट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, देन यू आर नॉन रेजिडेंट। क्या है बच्चों आप? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में सर बेसिक कंडीशंस क्या है वो तो बताइए। बता रहा हूं बच्चों, आपने ये नोट कर लिया हो तो लीजिए, मैं बेसिक कंडीशन लिखवा रहा हूं आपको। हेडिंग डालिए बेसिक कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन है उस पर्सन का स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल में स्टे ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन इंडिया। इंडिया में पिछले साल में स्टे का मतलब कितने दिन वो इंडिया में रहेगा। शुड बी मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। मैंने ऊपर भी हल्का सा इशारा आपको किया था, इंडिया में कम से कम 182 डेज और मोर वो रहे, पहली कंडीशन। अगर पहली सेटिस्फाई नहीं होती तो सेकंड चेक कीजिए। सेकंड है स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब जिस प्रीवियस ईयर की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। शुड बी मोर देन और इक्वल टू 60 डेज प्लस स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग relevant previous year should be more than or equal to 365 days। अब ये क्या मतलब बना बच्चों? कहता है याद दो जिस साल हम निकाल रहे हैं उस साल की बात करें। लेट्स से हम 1920 का प्रीवियस ईयर की बात करूं। बच्चों हम कौन सा असेसमेंट ईयर पढ़े हैं? 2021। तो हम प्रीवियस ईयर कौन सा पढ़े हैं? 1920। या तो 1920 में उस व्यक्ति का स्टे हो 182 डेज और मोर, 182 डेज और मोर, पहली कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या है? या तो प्रीवियस ईयर में यानी कि 1920 में 60 डेज हो चलेगा, मगर 4 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 1920 से पिछले 4 साल। बच्चों बच्चे गलती क्या करते हैं एग्जाम में, वो 1920 को भी नीचे काउंट कर लेंगे। बच्चों 1920 में 60 डेज होना चाहिए, 1920 से पिछले 4 साल कौन से होंगे? 18-19, 17-18, 16-17 एंड 15-16। इन चारों सालों का टोटल मिलाकर 365 या उससे ज्यादा होना चाहिए। बच्चों बीच में प्लस लगा है, मतलब ये
एक ही कंडीशन के दो पार्ट हैं। यानी कि अगर पर्सन का रेजिडेंट 60 डेज, सॉरी 182 डेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 60 है और उससे पिछले 4 में, देखिए पिछले में 60 और उससे पिछले 4 में 365 और मोर है, तब भी वो रेजिडेंट है। पहले आप किसी भी एसएससी पे पर्सन पे फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे, अगर वो फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप सेकंड चेक करेंगे। अच्छा दोनों ही ना करा तो जाने दो, फिर वो व्यक्ति रेजिडेंट ही नहीं है, वो व्यक्ति रेजिडेंट ही नहीं है। राइट, चलिए बच्चों जल्दी नोट कीजिए। अब बच्चों कुछ बच्चों को ना क्वेश्चन आते हैं साथ साथ कि सर क्या लगातार रहना जरूरी है? मतलब एक आदमी हफ्ते में 3 दिन इंडिया आता है, 3 दिन अमेरिका चला जाता है, तो क्या पार्ट्स में पीरियड काउंट होगा? यस होगा। अच्छा क्या एक ही जगह पे रहना जरूरी है? वो मान लीजिए 2 महीने रहा अहमदाबाद में, 2 महीने रहा मुंबई में और 2 महीने रहा कानपुर में, तो वो 3 जगह रहा, वो 6 महीने या 2 महीने? 6 महीने। मतलब एक ही जगह पे और लगातार रहना जो है रेलेवेंट नहीं है। इसके भी रूल्स है, मैं रूल्स अभी लिखवाता हूं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है बच्चों, तो पहले कंडीशन दोबारा समझ लीजिए। पिछले साल में 182 डेज या मोर होना चाहिए, या फिर पिछले साल में 60 डेज या मोर होना चाहिए, और उससे पिछले 4 साल में 365 डेज और मोर होना चाहिए। राइट है बच्चों? चलिए रूल्स लिख लीजिए कुछ, आप इसको रूल बोलें या एडिशनल पॉइंट्स बोलें। पहला, continuous stay in India is not required। मतलब पार्ट में स्टे होगा, कभी आ रहा है कभी जा रहा है तो भी कंसीडर करेंगे। सेकंड, स्टे एट ओनली वन प्लेस इन इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड। बच्चों वो आदमी एक ही जगह पर रहे ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, अलग अलग जगह पर रहेगा तो हम वो भी काउंट कर लेंगे। थर्ड बड़ा ही रेलेवेंट बच्चों, एक होता है डे ऑफ डिपार्चर, जिस दिन वो छोड़ के जाता है, फ्लाइट पकड़ता है या किसी भी वे में जाता है। एक होता है डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन वो इंडिया में आता है। तो बच्चों जिस दिन वो इंडिया से जाता है और जिस दिन वो इंडिया में आता है, कौन सा डे काउंट करेंगे? मान लो एक आदमी 15 अक्टूबर को गया इंडिया से और वो 15 नवंबर को वापस आ गया, एक महीने बाद, तो 15 अक्टूबर काउंट होगा, 15 नवंबर काउंट होगा, दोनों काउंट नहीं होंगे या दोनों काउंट होंगे? मतलब डिपार्चर का डे काउंट होगा, अराइवल का डे काउंट होगा, या कोई भी नहीं होगा, या दोनों होंगे? बच्चों दोनों काउंट किए जाएंगे। डे ऑफ डिपार्चर एंड डे ऑफ अराइवल बोथ शैल बी काउंटेड, बोथ शैल बी काउंटेड। राइट बच्चों, ये 3 रूल हैं। आपको व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, अलग अलग डेज दे रखे होंगे तो पूरे साल के टोटल करेंगे। पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, अगर फर्स्ट नहीं सेटिस्फाई होगी तो सेकंड चेक करेंगे, सेकंड भी नहीं होगी तो वो नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूं, आप समझिएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कंडीशन याद कर लीजिए एक बारी, प्रीवियस ईयर में स्टे 182 डेज और मोर, या फिर प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, और उससे पिछले 4 में 365 डेज और मोर। एग्जांपल लीजिए बच्चों, मिस्टर राम्स स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 5 years इज गिवन बिलो। पिछले 5 साल का स्टेटस आपको दे दिया। प्रीवियस ईयर 1920, 1819, 1718, 1617 एंड 1516।
पिछले साल में है 175 डेज, उससे पिछले में है 60, उससे पिछले में 100, उससे पिछले में 90, उससे पिछले में 120. कंप्यूट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920. फर्स्ट पार्ट. सेकंड, what would be your answer if his total stay in India during 1920 is 185 days? ये निकालना है बच्चों आपको. क्वेश्चन आपके सामने है, पिछले 5 साल का डेटा आपके सामने है, आपने बताना है कि क्या उसकी जो है रेजिडेंशियल स्टेटस है. पहले फर्स्ट जो है कंडीशन लगाइएगा, फिर सेकंड कंडीशन लगाइएगा. ठीक है, जल्दी से बच्चों लिखिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवाता हूं. चलो बच्चों सॉल्यूशन करते हैं. देखिए, पहले तो फर्स्ट वाला करते हैं. स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 1920 कितना है? 175. कितना है? 175. बच्चों फर्स्ट कंडीशन किस पे लगती है? 182 पे. यानी कि फर्स्ट तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो फर्स्ट का तो फायदा ही नहीं. सेकंड चेक करें. सेकंड क्या है कि पिछले में 60 और उससे पिछले में 365 4 में क्या है? 60 से ज्यादा है. यस 60 से ज्यादा है. प्लस 4 का चेक करो बच्चों. स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर. 15 16 से कितना हो गया? 18 19. करो भाई टोटल. 60 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 120 कितना हो गया बच्चों? 160 प्लस 90 253 70. और हमें कितने चाहिए? 365 से ज्यादा. यानी कि फर्स्ट तो सेटिस्फाई नहीं हुई. कौन सी सेटिस्फाई होगी? सेकंड. तो लिखेंगे मिस्टर राम is satisfying second basic condition, therefore he is resident in India. Simple. मिस्टर राम सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए वो इंडिया में रेजिडेंट है. और कौन से ईयर के लिए? 4 प्रीवियस ईयर 1920. बच्चों देखिए बड़े ध्यान से. फर्स्ट कंडीशन थी कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज होना चाहिए, वो तो था नहीं क्योंकि 175 था. तो हमने सेकंड चेक की. सेकंड कहता 60 से ज्यादा होना चाहिए. हमने चेक किया 60 से ज्यादा है. पिछले 4 में 365 से ज्यादा होना चाहिए. हमने चेक किया तो 370 निकल कर आया. यानी कि मिस्टर राम ने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी. और अगर मिस्टर राम ने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है तो हम कह सकते हैं कि वो इंडिया में क्या है? रेजिडेंट है. क्लियर? चलिए बच्चों क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ हिज टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 1920 185 डेज. सेकंड बच्चों, सेकंड क्या है? स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग 1920 185 डेज. क्या है बच्चों? 182 डेज से ज्यादा है. यस. फर्स्ट कंडीशन इटसेल्फ इज सेटिस्फाइंग, तो सेकंड की चेक करने की जरूरत नहीं.
लिखिए, मिस्टर राम इज सेटिस्फाइंग फर्स्ट बेसिक कंडीशन, therefore he is resident in India for previous year 1920। सिंपल बच्चों, एक क्वेश्चन समझिए। पहले में फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, सेकंड कर रहा था, तो रेजिडेंट बन गया। सेकंड वाले केस में फर्स्ट कर गया है, सेकंड की जरूरत ही नहीं है। तो कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट मान लिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपने घर से करना है। ठीक है बच्चों, जल्दी करेंगे थोड़ा। जल्दी नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं। स्टे इन इंडिया ऑफ मिस्टर राम is given below. Compute his residential status for previous year 1920। देखिए बच्चों, स्टे गिवन है, चलिए ये क्वेश्चन आपने करना है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। लिखा बच्चों? जल्दी लिखिए बच्चों, जल्दी से। दो कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन इस पे आप चेक करेंगे। अब आपको बच्चों की एक्सेप्शन पढ़ाई जा रही है। एक्सेप्शन, केसेस वेयर only first basic condition shall be applicable। अब मैं आपको दो केस ऐसे बता रहा हूं जहां पर सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगेगी, यानी कि सेकंड शैल नॉट बी कंसीडर्ड। हम सेकंड चेक ही नहीं कर सकते। मतलब कुछ केस में आपको बता रहा हूं जहां पर आपको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करनी है, सेकंड चेक ही नहीं करनी। पहला, इंडियन सिटीजन who goes outside India for the
पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और एज ए क्रू मेंबर ऑफ शिप। बच्चों कोई भी इंडिया का सिटीजन, अब आप कहेंगे सर इंडिया का सिटीजन मतलब बच्चों जो भारत में पैदा हुआ है या जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, इंडिया का पासपोर्ट है, कोई भी इंडियन सिटीजन जो इंडिया से बाहर जाता है नौकरी करने के लिए। हमारे देश के कई लोग दुनिया के कई कोनों में नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो शिप, बच्चों जहाज जाते हैं, समुद्री जहाज, वहां पे क्रू जो मेंबर होते हैं उनको क्रू मेंबर बोलते हैं, जो स्टाफ होता है, या शिप का क्रू मेंबर है, मतलब दोनों केस में एक तरह से नौकरी के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है वो, तो वो इंडिया में जब रहने आएगा तो उस पर 60 डेज वाली सेकंड कंडीशन नहीं लगेगी। अगर कोई इंडिया का नागरिक भारत के बाहर, इंडिया के बाहर नौकरी करता है और वो इंडिया में जब आता है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे 182 डेज वाली, सेकंड वाली कंडीशन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। एंड सेकंड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, who comes to India during previous year for a visit। बच्चों पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, देखिए बच्चों, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स ए पर्सन whose either of grandparents were born in undivided India। कहता है कोई भी व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का है अगर उसके आइदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट, मतलब या तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, दादा या दादी, अनडिवाइडेड इंडिया। बच्चों अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब है अविभाजित भारत, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया बिफोर 15 अगस्त 1947, यानी कि इंडिया आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, बच्चों ये डिवाइड होने से पहले का इंडिया है। यानी कि मान लीजिए जो लोग पाकिस्तान वाले हैं, जिनके दादा भी पाकिस्तान में पैदा हुए, जो आज का पाकिस्तान है, वो उस समय क्या था, भारत, तो वो इंडियन ओरिजिन क्या, उनका ओरिजिन, उनकी शुरुआत इंडिया है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है कि वो अगर इंडिया में आएंगे तो उनके लिए 182 डेज की कंडीशन है, 60 डेज की कंडीशन नहीं है। बात समझिए, बात समझिए। जो लोग इंडियन ओरिजिन के हैं और इंडिया में आते हैं तो उनके लिए आप सेकंड बेसिक कंडीशन कभी भी चेक नहीं करेंगे, आप सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। तो दो केस हो गए जहां पर सेकंड कंडीशन को तवज्जो नहीं दी जाएगी, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन को चेक किया जाएगा। पहला केस, इंडिया का सिटीजन जो बाहर नौकरी करने के लिए और एज ए क्रू मेंबर ऑफ शिप गया है। सेकंड, इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इंडिया में आया है पिछले साल विजिट के लिए, इंडिया में आया है पिछले साल विजिट के लिए। इसके साथ में बच्चों इंडियन ओरिजिन के साथ और इंडियन सिटीजन भी आ जाएगा। वैसे वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है, जो कवर हो रहा है वैसे भी वो कवर हो रहा होगा, सिंपल। सेकंड में और इंडियन सिटीजन साथ में डाल लेना। इंडिया का कोई नागरिक इंडिया में आता है तो उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाली कंडीशन है, 60 वाली नहीं है। वैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों, बच्चों मैं आपको हल्का सा रेफरेंस देता हूं। बच्चों रेजिडेंट पे टैक्स ज्यादा लगता है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट पे इंडिया में नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर दे रहा होता है। तो ना अब ये लोग बेचारे इंडिया से रिलेटेड है, गवर्नमेंट चाहती है अपने बंदों को स्पेशल छूट दी जाए। अब देखिए जो आदमी बाहर नौकरी करता है, आप सोचिए एक आदमी जो बाहर नौकरी करता है वो 2-3 महीने के लिए घर तो रहने आता होगा, तो वो 2 महीने के लिए आएगा तो 60 डेज बन जाएंगे, वो रेजिडेंट बन जाएगा, तो भारत सरकार उसे टैक्स मांगेगी। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, जो आदमी 182 डेज मतलब आधा साल, ऑलमोस्ट हाफ ईयर इंडिया में रहेगा, हम उसे रेजिडेंट मानेंगे क्योंकि वो भारत का नागरिक है ना। अगर वो ऐसे इंडियन ओरिजिन वाले जो अविभाजित भारत में, आजादी से पहले के भारत में पैदा हुए,
जिनके आइदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट, दादा या दादी या दोनों, व्हाटएवर, तो उसके लिए भी कंडीशन है। अपने लोगों को स्पेशल छूट दी गई है। तो आपके क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन गिवन हो और दिया जाए तो आप सेकंड कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, आप क्या चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन। क्या चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन। राइट बच्चों? तो नोट कर लिया होगा आपने। एक एग्जांपल से बताता हूं मैं। मान लीजिए आपको बच्चों, मान लीजिए लेट्स से इमरान खान। अब आप कहेंगे सर इमरान खान कौन? बच्चों प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का। इंडिया में आता है 1920 में। कितने डेज के लिए? 170 डेज के लिए, पहला केस। दूसरा केस 185 डेज के लिए। राइट? एंड हिज ग्रैंडफादर, मान लीजिए, वाज बोर्न इन पाकिस्तान। लो जी, मिस्टर इमरान खान साहब के जो ग्रैंडफादर थे वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, यानी कि उस समय का हिंदुस्तान। यानी कि पहला पॉइंट तो निकल कर आया कि इमरान खान जो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। राइट? देयरफॉर सेकंड बेसिक कंडीशन शैल नॉट बी अप्लाइड। राइट? तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या है बच्चों? 182 डेज और मोर। तो पहले केस में स्टे कितना है इंडिया में? 170। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट, एनआर। क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। सेकंड में देखिए, स्टे है 185। कितना चाहिए था मिनिमम? 182। सेटिस्फाई हो रही है तो क्या बन जाएगा? आर। क्या बन जाएगा? आर। सिंपल। यानी कि जो बाहर से आदमी आ रहा है, जो इंडियन ओरिजिन का है, अगर, तो आप फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, सेकंड चेक नहीं करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं एक एग्जांपल और कराता हूं आपको। जल्दी से कीजिए। जल्दी से कीजिए बच्चों। ठीक है जी, चलिए एक एग्जांपल और देते हैं बच्चों। सिंपल लिखिए, सिंपल। मिस्टर राम, एन इंडियन सिटीजन, कम्स टू इंडिया, बाहर रहते हैं मतलब कि, एवरी ईयर इसको थोड़ा चेंज कीजिए, लिखिए मिस्टर राम, पहले लिखिए सिंपल, कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर 100 डेज। हर साल भाई साहब 100 दिन के लिए आते हैं, फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, पिछले 15 साल से। ठीक है जी। कंप्यूट हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 1920। राइट? सेकंड पॉइंट, would your answer
be different if he is an Indian citizen who has gone to USA for purpose of employment। क्वेश्चन समझिए, मिस्टर राम यूएसए में रहते हैं 15 साल से, नौकरी, पहला पॉइंट तो है कि यूएसए के हैं, इंडिया में आ रहे हैं हर साल 15 साल से, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। ठीक है, निकालते हैं। सेकंड, अगर आपको यह बताया जाए कि वो इंडिया के नागरिक हैं और बाहर गए हैं सिर्फ नौकरी के लिए, तो क्या आंसर होगा? पहले तो बच्चों सेकंड पॉइंट को इग्नोर कीजिए, पहले हम खाली फर्स्ट पॉइंट चेक करें। सॉल्यूशन, फर्स्ट पॉइंट, हर साल 100 दिन के लिए आते हैं 15 साल से, यानी कि स्टे ड्यूरिंग 1920 कितना हो गया? 100 डेज। पहली कंडीशन 182 डेज, वो तो लगेगी नहीं क्योंकि 100 दिन लग ही नहीं रही। सेकंड चेक करें, 60 डेज लग रही है, यस, प्लस स्टे ड्यूरिंग 4 प्रीवियस ईयर, 15, 16 से 18, 19 का। बच्चों ऊपर बताया गया हर साल 100 दिन के लिए आते हैं, तो 4 साल में कितने दिन के लिए आए होंगे? 400 दिन के लिए। कंडीशन क्या कह रही थी कि प्रीवियस ईयर में 60 हो जाए, उससे पिछले 4 में 365 हो जाए, तो ये 400 हो रहे हैं और 100 हो रहे हैं, यानी कि मिस्टर राम हैज सेटिस्फाइड सेकंड बेसिक कंडीशन। कौन सी कर दी बच्चों? सेकंड बेसिक कंडीशन। देयरफॉर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है जी, पहले तो ये नोट कर लो सिंपल कि नॉर्मल केस था जी, हमने देखा पिछले साल 100 है यानी कि 60 से ज्यादा है, उससे पिछले 4 साल 400 है यानी कि 365 से ज्यादा है, यानी कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मिस्टर राम इंडिया में क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए। ये नोट करिए, फिर मैं सेकंड पॉइंट कराता हूं। ठीक है बच्चों, सेकंड देखते हैं। सेकंड बोल दिया गया कि वो इंडियन सिटीजन है, नौकरी के लिए बाहर गया है। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इस पे तो सेकंड कंडीशन लगेगी नहीं, तो फर्स्ट तो वो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। स्टे कितना है 1920 में? स्टे ड्यूरिंग 1920 है 100 डेज। क्या 182 डेज है? नहीं सर, सेकंड लगा दो। बेटे वो इंडियन सिटीजन है, नौकरी के लिए बाहर गया, सेकंड तो लगेगी नहीं, तो आप क्या लिखेंगे? मिस्टर राम इज नॉट सेटिस्फाइंग फर्स्ट बेसिक कंडीशन and second basic condition is not applicable on him।
therefore he is non-resident in India for previous year 1920। देखिए कैसे आपका आंसर बदल गया। पहले वो 1920 के लिए रेजिडेंट था, सेकंड केस में वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि सेकंड में हमें पता चला कि वो इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन के ऊपर सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। तो बच्चों आपको कंडीशन वाइज चलना पड़ेगा, ध्यान रखिए, हर एक सर्कमस्टांस देखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? जल्दी से नोट कीजिए, फिर एक बार हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। Mr. Ram is not satisfying first basic condition and second basic condition is not applicable on him। चलिए एक बार देखिए बच्चों, हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस, शुरू किया, रूल्स पढ़े। रेजिडेंशियल स्टेटस हैज नथिंग टू डू विद सिटीजनशिप। ए पर्सन मे बी रेजिडेंट मोर देन वन कंट्री एट ए सिंगल पॉइंट। रेजिडेंशियल स्टेटस हर ईयर के लिए अलग से निकालना है, मगर एक इनकम का रेजिडेंट और दूसरे का नहीं निकालना। फिर हमने देखा रेजिडेंशियल स्टेटस जनरली दो तरह के होते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, मगर इंडिविजुअल एचएफ में दो और होते हैं। रेजिडेंट के पार्ट होते हैं आरओआर, आर एनओआर। इंडिविजुअल हमने शुरू किया, हमने कहा दो बेसिक कंडीशन है, अगर इंडिविजुअल एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेजिडेंट है, एक भी नहीं करता तो नॉन रेजिडेंट है। बेसिक कंडीशन क्या थी, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें स्टे 182 डेज और मोर होना चाहिए, उससे पिछले 4 में जो है, सॉरी, फर्स्ट कंडीशन है कि रेलेवेंट में 182 डेज होना चाहिए। अगर फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं होती तो सेकंड करेंगे। सेकंड कहता है रेलेवेंट में 60 होना चाहिए, उससे पिछले 4 साल में 365 होना चाहिए। एडिशनल पॉइंट से कि इंडिया में एक ही जगह पे स्टे रेलेवेंट नहीं है, इंडिया में कंटिन्यूस स्टे भी रेलेवेंट नहीं है, आना जाना है तो भी काउंट होगा, डे ऑफ डिपार्चर और डे ऑफ अराइवल दोनों काउंट होंगे। देन बच्चों हमने एक एग्जांपल देखा, किया हमने, एक आपको होमवर्क दिया। देन हमने एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन देखी कि देयर आर 2 केसेस जहां पर फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल होगी, सेकंड एप्लीकेबल नहीं होगी। पहला, इंडियन सिटीजन जो एज ए क्रू मेंबर ऑफ शिप और पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया से बाहर गया है और वो इंडिया में आता है। सेकंड, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आता है। इंडियन ओरिजिन का मतलब जिसके आइदर ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर अनडिवाइडेड इंडिया, अविभाजित भारत, आजादी से पहले का भारत, 15 अगस्त 1947 से पहले के भारत में पैदा हुए थे, यानी कि जो आज का इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश है। देन हमने इमरान खान का बच्चों एग्जांपल लिया, किया, फिर एक एग्जांपल हमने और किया, राइट। तो ये हमारा आज तक का टॉपिक हो गया। एक क्वेश्चन आपको और दिया जा रहा है होमवर्क के लिए, बड़े ध्यान से कीजिएगा। मिस्टर राम comes to India every year for 150 days from last 10 years. Compute his residential status for previous year 1920. Second, would your answer be different if he is a person of Indian origin? सिंपल सा क्वेश्चन आपने करके आना है, राइट बच्चों। 10 साल से 150 दिन के लिए इंडिया में आता है, स्टेटस निकालिए। क्या आपके आंसर पे कोई प्रभाव पड़ेगा अगर हम ये बताएं कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे। तो बच्चों सारे प्रोविजन पढ़िएगा, क्वेश्चन अच्छे से करिएगा, कोई डाउट वगैरह तो आप लेंगे, साथ के साथ क्वेश्चन करने हैं और डाउट लेने हैं। बच्चों 2-3 दिन बाद क्वेश्चन करने का और डाउट का रेलेवेंसी खत्म हो जाता है, क्योंकि वो टॉपिक आपके दिमाग से निकल जाता है। तो आपने साथ साथ करना है, कोई भी डाउट वगैरह किसी भी चीज का करना है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज का लेक्चर बच्चों यहां पर होता है समाप्त। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।